हेलो एवरीवन। मेरा नाम आकाश अजरा है और मैं एनपीसीएल 2026 में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर सी में सिलेक्ट हुआ हूँ मैं। और आज मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूँ मैं। ठीक है। और इसके बाद मैं एक अलग वीडियो भी मैं लेके आऊँगा मैं, जहाँ पे मैं आपको डिटेलिंग में मैं डिस्कस करूँगा कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए एग्जैक्ट, क्या उसका सोल्यूशन है, और जो जो मुझसे नहीं हुआ उसका पॉसिबल सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा मैं। ठीक है। तो आज मैं आपको एक ये वीडियो में मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा मैं, और मैं ओवरव्यू दे दूंगा क्वेश्चन का। ठीक है। अच्छा। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था 17 जून 2026 में, मुंबई के अणुशक्ति नगर में। मेरा एनपीसीएल का इंटरव्यू हुआ था। और पैनल में 5 मेंबर थे, 5 या फिर 6 मेंबर थे। ठीक है। और एक लेडी मेंबर भी थी, जो एक्चुअली आपका वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऑब्जर्व करता है वो। ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू 4 बज के 50 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू हुआ था मेरा। ठीक है। और बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो अप्रोक्सीमेट 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हो गया था। और लंच भी वहाँ पे हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट। और 4 बज के 50 मिनट में मेरा एंट्री हुआ। मैं शायद सेकेंड लास्ट था अपने पैनल में, और मेरा पैनल 3 में इंटरव्यू हुआ था। ठीक है। और जब मैं गया था मैं, तो सबसे पहले चेयरमैन ने मुझे बोला कि आकाश अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने प्योर हिंदी में अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। ठीक है। इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने सडनली मतलब चेयरमैन 7th और 8th सेम के मार्कशीट देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा कॉलेज में इंट्रा डिसिप्लिनरी मैं कोई सब्जेक्ट देख नहीं पा रहा हूँ मैं, वो क्यों? तो मैंने बोला कि मेरे कॉलेज में ऑप्शन था नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक बार जो जो ऑप्शनल थे वो एक बार बताओ ज़रा। तो मैंने बता दिया 7th और 8th सेम में मेरे कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। तो उन्होंने मुझे दो ऑप्शन दिया कि तुम क्या चाहते हो, कि 7th और 8th सेम से ही हम लोग पूछे सब्जेक्ट से, या फिर तुम अपना फेवरेट सब्जेक्ट से। तो मैंने बोला कि फेवरेट सब्जेक्ट से पूछ लीजिए आप। ठीक है। मैंने बोला कि फेवरेट सब्जेक्ट से पूछे, तो वो सब हंसने लग गए थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बोर्ड में चले जाओ और फेवरेट सब्जेक्ट लिख दो 4 5। और मैंने सिर्फ 4 ही लिखे थे मैंने। ठीक है। तो उन्होंने कोई प्रेशर नहीं किया कि फिफ्थ सब्जेक्ट लिखो। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा जस्ट एकदम राइट में एक सर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि आकाश तुमने टेंसाइल टेस्ट टेस्ट ज़रूर किया होगा। तो मैंने बोला हाँ, मैंने 6 सेम में किया था। तो उन्होंने बोला कि ये कौन सा मशीन पे हम करते हैं? तो मैंने बोला यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हमें बेसिकली मिलता क्या है? तो मैंने बताया कि स्टेट डायग्राम का प्लॉट मिलता है हमें। तो उन्होंने पूछा कि स्टेट डायग्राम से हमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज और मिलता है, क्या हमें मिलता है एग्जैक्ट। तो मैंने वो 5 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, यील्ड पॉइंट, अल्टीमा, नेकिंग, वो सब मैंने बता दिया। तो उसके बाद उन्होंने जहाँ तक, हाँ, उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो तुमने, मान लो कि तुम आयरन का टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे हो, आयरन रॉड का, तो तुमने क्या देखा? तो मैंने बोला कब कौन फ्रैक्चर होगा। तो पहले मैं एक्चुअली ब्लैंक था 5 सेकंड तक, उसके बाद मुझे एग्जैक्ट टर्म याद आया। तो वो एक्चुअली वो कब कौन, ये जो वर्ड है वही वो सुनना चाहते थे वो। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये एक्चुअली क्या फेलोर होता है? मैंने बोला सीआर फेलोर होता है। तो उन्होंने बोला तुम खींच रहे हो, मतलब देखो मशीन में टेंसाइल टेस्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे सीआर कैसे हो गया? तो मैंने वो एलिमेंट काट के ड्रॉ करके मैंने वो समझा दिया कि वही प्रिंसिपल प्लेन के 45 डिग्री आपका काउंटर क्लॉकवाइज में वो प्लेन में मैक्सिमम सीआर स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, तो वहां से फेल हो जाता है। वो वही सुनना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे वहां पे अप्रिशिएट किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो सीधा चले गए कि अच्छा एक काम करो, जो तुमने स्पेसिमेन देखा होगा, स्पेसिमेन का एग्जैक्ट मुझे स्पेसिफिकेशंस बताओ। तो मैंने बताया कि मैं भूल गया हूँ मैं। तो उन्होंने बोला वो जो कॉर्नर जो जो फिलेट होता है ना, वो फिलेट क्यों देता है? तो मैंने बोला वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिमूव करने के लिए। उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा एक काम करो, तुम एक वर्टिकल बार ड्रॉ करो जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है,
और इसमें एक लोड लग रहा है P, तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो मैंने वही फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा इक्वल टू PL/AE। तो उन्होंने बाद में क्या किया, उसका उन्होंने टेपर कर दिया, एक साइड में उन्होंने D/2 और एक साइड में D डायमीटर कर दिया। तो उन्होंने बोला कि अब इसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिखो, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद वो जो फॉर्मूला था डेल्टा इक्वल टू वही PL/π/4 D1 इंटू D2 इंटू E। तो उन्होंने अब मुझे पूछा कि ये फॉर्मूला तुमको आया कहाँ से। तो मैंने वही बता दिया कि जो हम P dx/AE करके अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 to L, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। तो मैंने और बोला कि डायमीटर का इक्वेशन तुम्हें कैसे मिलेगा। तो मैंने बोला एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि ये लीनियर में वेरी कर रहा है, तो हम इसको एक वही D2 इक्वल टू D1 प्लस D/2 माइनस D/L इंटू एक्स करके, और वो इंटीग्रेशन करके मैंने वो करने वाला। तो उन्होंने बोला बहुत ही बढ़िया, अब छोड़ दो इसको। तो वो लोग बस ओवरव्यू जानना चाहते थे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पे तक तो वो बहुत सेटिस्फाई। तो इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब दोनों में कंपैरिजन करके दिखा। तो मैंने किया, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन होने के बाद अब वो सीधा चले गए कि अच्छा एक काम करो, एक यही बार है, तुम इसको 200 डिग्री अगर तुम सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा। तो मैंने बोला कि थर्मल स्ट्रेन आ जाएगा, वही डेल एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा थीटा, वो जो एक्सटेंड हो गया वो। अच्छा, उन्होंने अब मुझे पता है कि एक काम करो, इसके दोनों को मर्ज कर दो, मतलब पी लोड भी लग रहा है और तुमने टेम्परेचर भी 200 डिग्री बढ़ा दिया, तो वो दो ऐड हो जाएगा। तो उन्होंने अब मुझे यहाँ से पूछा कि यहाँ पे तुम दिखा रहे हो कि स्ट्रेन आ रहा है, थर्मल स्ट्रेन, बस स्ट्रेस नहीं आ रहा, तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो मैंने बोला कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो जेनरेट नहीं होगा यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे 3 बार ये पूछा था, पर मैं अपने आंसर पे मैं डटा रहा मैं कि नहीं, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस 0 आएगा यहाँ पे। तो वो एक्चुअली चाहते थे कि मैं प्रेशराइज करके आंसर चेंज करवा दूं, तो मैंने वो आंसर चेंज नहीं कर पाया। यही एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है। उसके बाद उन्होंने मुझे वही एक वर्टिकल बार दिया था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर था। उन्होंने ना एक्सेंट्रिक लोड दे दिया, तो उन्होंने बोला अब क्या होगा। तो मैंने बोला एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और एक डायरेक्ट एक एक्सेंट्रिक लोडिंग आ जाएगा। तो वही वही जो होता है कि P/A प्लस आपका वही जो बेंड, वही जो एक्सेंट्रिक लोड आता है My/I, तो वो मैंने कर दिया। अब उसके बाद पता नहीं वो वहां पे पूछ रहा है कि शियर स्ट्रेस बताओ। तो मैं बोल रहा था ये तो पूरा नॉर्मल लगा, यहाँ पे तो शियर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले तो एक्सेंट्रिक लोड आ रहा है, मतलब मूवमेंट आ रहा है, प्योर मूवमेंट का केस। पता नहीं, मतलब मैं एक अप्रोच बता ही रहा था, पर वो लोग हंस दिए। तो मैंने बोला शायद मैं ही कोई गलती कर रहा। तो उन्होंने बोला अब इसको छोड़ दो। तो मेरा शाम तक 20 मिनट्स के आसपास हो चुका था, 15 to 20 मिनट्स। अब उसके बाद मेरे लेफ्ट में एक सर थे, तो उन्होंने बोला कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में कुछ जानते हो। तो मैंने बताया। तो उन्होंने बोला कि एजम्पशंस बताओ, एजम्पशंस बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि एग्जाम्पल्स बताओ। तो मैंने बोल दिया ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ब्रेटन साइकिल। अब मैंने यहाँ पे डुअल साइकिल जानबूझकर नहीं बोला था, मुझे डर था कहीं वो डुअल साइकिल में ज्यादा घुस ना जाए, क्योंकि डुअल साइकिल में ज्यादा पढ़ के नहीं गया था मैं। अच्छा, तो वो पूरा ब्रेटन साइकिल में वो घुस गए वो। तो उन्होंने बोला ब्रेटन साइकिल का डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। तो मैंने बोला PVF है TS। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी मर्जी। तो मैंने वही TS डायग्राम मैंने प्लॉट किया। तो उन्होंने बोला कि अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो TS डायग्राम प्लॉट करने के बाद ना वो ना एरो नहीं देते। अगर तुमने गलत एरो दिए थे तो वो बेल कोलमैन हो जाएगा वो। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने वो नंबरिंग भी किया, एरो भी सही से दिखा, तो वहां पे वो बहुत खुश थे, मतलब एक एक स्टेप आपका मार्क्स वो काउंट करेगा वो, ठीक है। अब वो होने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि प्रोसेस एक्सप्लेन करने को बोला। तो मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। अब उन्होंने मुझे बोला कि प्रोसेस 1 और 2 में ये कहाँ पे होता है। तो मैंने बोला कंप्रेसर पे, एयर कंप्रेसर पे। तो उन्होंने बोला ठीक है। 2 और 3 तो मैंने बोला कंबसन चेम्बर पे। और उन्होंने बोला 3 to 4 मैंने बोला टर्बाइन पे। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि तुम ये जो ब्रेटन साइकिल का जो प्रेशर रेशियो, इसको तुम कैसे डिटरमाइन करोगे। अब मैं वहां पे मतलब थोड़ा मतलब सोच में पड़ गया। मैंने बोला ये क्या पूछ लिया इन्होंने। अब उन्होंने मुझे ना यहाँ पे ना थोड़ा हिंट देने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक काम करो, कंप्रेसर का तुम पीवी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। अब कंप्रेसर का पीवी डायग्राम जस्ट मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही मैं रात में मैं थोड़ा सा देख के गया था मैं, तो मुझे वो याद था। तो ड्रॉ करने के बाद उन्होंने बोला तुमने डायग्राम एकदम सही बनाया, अब मुझे बताओ।
बाद में मुझे वो थोड़ी देर बाद मुझे वो क्लिक किया, एक्चुअली वो जो रिवर्सेबल एडियाबेटिक का जो रिलेशन है ना पी वी टू टी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एक्चुअली वो वहां से वो पूछना चाहते थे कि एक्चुअली कंप्रेसर का जो वॉल्यूम है उस पे एक्चुअली प्रेशर रेशियो आपका डिपेंडेंट है। तो वो मैंने हिंट के बाद मैंने वो बताया, पर क्योंकि उन्होंने बहुत हिंट दे दिया था तब जाके वो मुझे आंसर वो मुझे क्लिक किया, बट ठीक है चलो हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि अब चेयरमैन ने मुझे सडनली बीटीडी से उन्होंने वो क्वेश्चन पूछने लग गए। वो सॉरी, एक और बात है कि उन्होंने ना ब्रेटन साइकिल का उन्होंने ना रियल लाइफ एप्लीकेशन पूछा। तो मैंने बोला कि हम पावर प्लांट में हम यूज करते हैं हम। तो उन्होंने बोला और कुछ याद है। अब मुझे याद है कि कंबाइंड साइकिल में भी हम यूज करते हैं, पर मैंने कहीं पे किसी प्रीवियस ईयर के मैंने टॉपर से सुना था कि कंबाइंड साइकिल में अगर तुमने बोला तो वो बहुत डीप में चले गए थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कंबाइंड साइकिल मैंने उतना पढ़ा भी नहीं था मैंने, तो मैंने दिमाग में कि कंबाइंड तो बोलना नहीं है। अब क्या हुआ कि लास्ट में मुझे एक चीज क्लिक हुआ था कि हमारा कॉलेज के बाहर मतलब डिपार्टमेंट के बाहर एक था, वहां पे हम ऑटो साइकिल यूज करते हैं, ब्रेटन साइकिल, रैंकिन साइकिल, तो वहां पे था जेट इंजन। तो वो मेरे दिमाग में क्लिक किया तो वो मैंने बता दिया। अच्छा, तो उन्होंने बोला अच्छा तुमने इसका रिवर्स वर्जन सुना है। तो मैंने बोला हाँ, उसको हम रिवर्स ब्रेटन करते हैं। उन्होंने बोला कि कोई और नाम इसका जानते हो। तो मैंने बोला बिल्कुल। मैंने उन्होंने बोला इसको ड्रॉ कर दो। मैंने बोला इसका ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो वो उन्होंने बोला ठीक है, हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो मैंने यूज ही बता दिया मैंने कि हम जेट इंजन में हम एयर रेफ्रिजरेशन के लिए यूज करते हैं, ताकि उसका मतलब क्योंकि क्या होता है कि जेट इंजन में हमें वेट मिनिमम करना पड़ता है, ठीक है। और बेल कोलमैन साइकिल हम वहीं पे यूज करते हैं जहां पे हम वेट मिनिमम रखना चाहेंगे। अच्छा, उसके बाद चेयरमैन ने मैं बता दिया कि मेरा भी एक सवाल है, एक काम करो, एक तुम रिजिड कंटेनर ड्रॉ करो और तुम उसमें एक होल कर दो, ठीक है, और वो इवैक्यूएटेड है। तो तुम अब मुझे बताओ ये प्रोसेस कैसा है। तो मैंने बोला अनस्टेडी फ्लो। तो उन्होंने बोला कि इसमें वर्क डन कितना होगा। अब मैंने बोला कि अनस्टेडी फ्लो इक्वेशन से में मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला थोड़ा सोचो। तो मैंने बोला इक्वेशन लिख के मुझे करना पड़ेगा। उन्होंने बोला फ्री एक्सपेंशन, वो ये वर्ड बोलते मुझे समझ में आ गया कि वर्क डन जीरो होगा। तो उन्होंने बोला फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्यों जीरो होता है। तो मैंने बोला इसके क्योंकि गैस फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, तो उसके जो मतलब अगेंस्ट कोई कंस्ट्रेन ही नहीं है, तो वो एकदम फ्रीली मूव कर रहा है। जैसे तुम किसी बॉल को अगर एच हेड में उठा रहे हो तो उसमें वर्क डन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसको अगेंस्ट पुल कर रहा है वो, इसीलिए। पर जो गैस एक्सपेंड कर रहा है उसमें कोई कंस्ट्रेन ही नहीं है। तो इस आंसर से चेयरमैन बहुत सेटिस्फाई थे। अच्छा, इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि इंटरनल एनर्जी के बारे में बताओ, इंटरनल एनर्जी क्या होगा। अब मेरे दिमाग में वो क्लिक ही नहीं किया था कि फ्री एक्सपेंशन में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने वहां पे थोड़ा गलत कर दिया था। मैंने बोला कि यहाँ पे एक स्पेशल केस रहेगा कि अगर होल कर दिया तो गैस एक्सपेंड हो जाएगा, तो गामा टाइम्स टी हो जाएगा, ये स्पेशल केस है। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो उन्होंने मुझे वो एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे सडनली हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछने लग गए कि एलएमटीडी क्या है, पैरेलल काउंटर फ्लो में इसमें कहाँ पे ज्यादा एलएमटीडी मतलब होता है काउंटर फ्लो में। वो मुझे वेल ग्राफिकल से मुझे सॉल्व मतलब एक्सप्लेन करना पड़ा। उन्होंने बोला कि इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करो, मतलब वही जो डायग्राम से एक्सप्लेन करो। तो मैंने वो किया। तो उन्होंने बोला एलएमटीडी ज्यादा होने से क्या होगा। तो मैंने बोला हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। और कुछ, मैंने बोला इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा, और इससे क्या होगा कि हमें एरिया भी कम लगेगा, तो एक कॉम्पैक्ट साइज का हीट एक्सचेंजर डिजाइन कर सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि वो सीधा हीट ट्रांसफर, अच्छा वो सीधा चले गए आप क्रीप और फैटिग में। तो उन्होंने बोला क्रीप और फैटिग पता है। तो मैंने बोला हाँ। तो क्रीप और फैटिग का मैंने दे दिया मैंने डेफिनेशन। उसके बाद बोला एसन कर्व सुना हो। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला अगर एसन कर्व ड्रॉ करना आता है तो ही करो। तो मैंने कर दिया। अब जनरली तुम अगर देखोगे कि बहुत सारे बुक में ना एसन कर्व ना ऐसा दिया हुआ है, तो वहां पे क्या होता है कि हम स्ट्रेस और नीचे हम जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो हम लॉग के स्केल में नहीं लेते, पर क्योंकि हम मशीन डिजाइन में जनरली हम लॉग के स्केल में पढ़ते हैं, तो वो बहुत हद तक वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाता है। तो उन्होंने बोला ये स्ट्रेट लाइन क्यों है। तो मैंने बोला कि हम सुविधा के लिए हम लॉग बेस 10 को हम लेते हैं हम,
ठीक है, जो स्ट्रेस में हम लॉग बेस 10 स्ट्रेस, लॉग बेस 10 नंबर ऑफ साइकिल्स, तो वहां पे इजी लो। तो उन्होंने बोला ये जो बाद में जो वो स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है ऑलमोस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? तो मैंने बोला एंड्योरेंस लिमिट। तो उन्होंने मुझे बाद में काउंटर क्वेश्चन पूछा कि अच्छा एंड्योरेंस लिमिट के नीचे क्या क्या एकदम सेफ रहेगा? तो मैंने बोला प्रैक्टिकली तो वहां पे भी सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जनरल देखिए क्रीप लोड में भी ऑब्जेक्ट फेल हो जाता है एक टाइम के बाद, ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन आ रहा है, और यहाँ पे तो साइक्लिक लोडिंग मतलब चेंज हो रहा है, मतलब लोड आपका टाइम के साथ वेरी हो रहा है। तो प्रैक्टिकली एक्चुअली एंड्योरेंस लिमिट के नीचे भी वो फेल रहेगा, पर ये हम आइडियल केस के लिए करते हैं, तो इसीलिए ये आइडियली इसको हम सेफ मानते हैं हम। अच्छा अच्छा, उन्होंने मुझे बीच में एक क्वेश्चन पूछा कि पार्शियल प्रेशर के बारे में क्या बता, उसका सिग्निफिकेंस बताओ। तो मैंने बता दिया। तो उन्होंने बोला पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड कुछ पता है? कुछ लॉ? मैंने बोला डाल्टन्स लॉ पता है। उन्होंने बोला बढ़िया। अच्छा, उन्होंने बोला कि एटमोस्फियर में वो जो एयर कॉम्पोजिशन है वो याद है? तो मैंने बोला हाँ, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। मुझे पता नहीं कि ये क्वेश्चन उन्होंने सडनली क्यों पूछ लिया उन्होंने, जो कि हम बेसिक साइंस में हम पढ़ते हैं, हम लोअर क्लास में हम। अच्छा, इसके बाद बस यही था उन्होंने। तो वो लोग लास्ट में अदर सब्जेक्ट से भी वो पूछ रहे थे, वो जिसका मैंने बहुत हद तक सही आंसर किया। और हाँ, लास्ट में ना मुझे उन्होंने जब पूछा था कि लो फैटिक स्ट्रेस या फिर साइकिल और हाई फैटिक स्ट्रेस या फिर साइकिल के बारे में कुछ पूछा था, मुझे ना उसका एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं था, तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि सर मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने यहीं पे चेयरमैन ने इंटरव्यू फिनिश कर दिया। ओके आकाश, आपका इंटरव्यू यहीं पे समाप्त होता है। और जो मेरे पास में जो टीचर थे उन्होंने मुझे एक माजा का दिया, वो जो छोटा वाला पैकेट होता है 10 या 15 रुपये के साथ, तो उन्होंने मुझे वो दे दिया। तो मैं वो लेके मैं चला आया, और बाहर आके जब मैंने देखा कि मेरा इंटरव्यू 40 मिनट्स तक चला था ऑलमोस्ट। ठीक है। और बाहर आके मैं बहुत हद तक खुश था कि मैंने अपना बेस्ट मैंने मतलब परफॉर्मेंस मैंने दिया। मतलब मैं कहीं पे भी ब्लैंक नहीं था। हाँ, मैंने कुछ जगह पे मैंने गलती किया, मैं मानता हूँ मैं, पर ओवरऑल ये मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। तो यही था मेरा एनपीसीएल के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको पसंद आई ये वीडियो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।